बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा इसी चैप्टर का 5th लेक्चर है और इसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अरेंजमेंट है वो किन लेवल्स पे की जाती है। आज हमने वो लेवल्स स्टडी करने हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है कि जो भी चीज़ है वो पहले अरेंज होती है एटॉमिक लेवल पे और फिर सब एटॉमिक और फिर एटॉमिक लेवल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। सबसे पहले हम सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को स्टडी करेंगे कि हमने ये जो है वो स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट, कि जो मैटर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनती है और हर एलिमेंट जो है सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। यानी इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, कि कोई भी मैटर है, हर तरह का मैटर एलिमेंट से मिलकर बनता है और एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जो है वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये जो ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं, वो 3 हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम जो हैं वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हालत में पाए जाते हैं वो 3 ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है वो बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा कि हर चीज़ एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब बायो एलिमेंट्स कौन से होंगे? बायो कहते हैं लाइफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगे, वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी भी जानदार की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे, वो क्या है? बायो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स दैट मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी जानदार की बॉडी बनाते हैं उसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे पास टोटल जो है वो 92 हैं। 92 काइंड्स हैं एलिमेंट्स की जो कि नेचर में मौजूद हैं। इस वक्त जो नेचर में टोटल एलिमेंट्स हैं वो 92 काइंड्स के हैं। उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखिएगा कि टोटल नेचर में कितने हैं? 92 हैं काइंड्स हैं एलिमेंट्स की, और बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? 16। अब ये 16 बायो एलिमेंट्स भी जो हैं, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बनाने में जो है वो ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कम ज़रूरत होती है। इस बेस पे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कि ओनली 6 जो हैं वो हमारा 99% बॉडी वेट बनाते हैं। तो जो 99% बॉडी बना रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये मेजर बायो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी जो ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो कौन से हैं? 6: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इन 6 एलिमेंट्स की जो है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं उनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ओनली 1% जो है उनका टोटल मास होता है हमारी बॉडी मास में। तो यहाँ पे इनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये मेजर और माइनर। वो बायो एलिमेंट्स जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है उनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और वो बायो एलिमेंट्स जिनकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है उनको माइनर या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अदर 10 क्या है? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ठीक है, ये सब जो हैं, ये टोटल जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये मिलकर हमारी बॉडी का जस्ट 1% बनाते हैं। ठीक है, टोटल बॉडी मास। मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होगा? हम जो है वो हर लेवल से जा रहे हैं ना। पहले हमने पढ़ा एटम्स, के एटम्स मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, फिर अब एलिमेंट्स मिलेंगे और एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। उसको मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रेदर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कह रहे हैं कि जानदार में, किसी भी जानदार में बायो एलिमेंट्स अलग नहीं पाए जाते। आप अपनी बॉडी भी देखें तो आपको कहीं अलग अलग एलिमेंट्स तो नहीं ना नज़र आते।
तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और हमेशा एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो वो बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ते हैं। ये आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। जो एक स्टेबल एलिमेंट बनेगा, यानी इन एलिमेंट्स की बॉन्डिंग की वजह से, जब ये एलिमेंट्स बॉन्ड कर बनाएंगे तो इनकी बॉन्डिंग की वजह से जो स्टेबल पार्टिकल बनता है, उस स्टेबल पार्टिकल को मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक जानदार जो है, आप अपनी ही एग्जांपल लें तो उसमें 100 या उससे भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिनका वेट कम होता है उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड वाटर। दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बिग। तो वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, etc। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। नेक्स्ट हमारा लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। यही बायोमॉलिक्यूल्स जो हमने पीछे पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, जब ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यही मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद जो हैं वो फिर ऑर्गेनेली या फिर सेल बना देते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। यही बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ख़ास वे में जो हैं, एक पार्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद जो है वो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होता है, ये सेल का पार्ट होता है। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ, जब यही ऑर्गेनेलीज इकट्ठी अरेंज होती हैं तो ये मिलकर जो है वो फिर एक सेल बना देती हैं। ठीक है, आप इसको जो है अगर हेडिंग वाइज भी याद रख लें ना अरेंजमेंट के साथ, तो आपको इसकी डेफिनेशन करने में जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हर लेवल को डिफ़ाइन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ग्रुप बनाती है, और ग्रुप के बाद जो है वो फिर एक नेक्स्ट लेवल में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हमने पहले जो है वो एटम पढ़ा। एटम को हमने कहा कि वो अरेंज होते हैं और वो एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर एलिमेंट्स जो है वो ग्रुपिंग की फॉर्म में आते हैं। एलिमेंट्स जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है वो फिर बायोमॉलिक्यूल बनाता है, ये मॉलिक्यूल बनाता है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। फिर यही ऑर्गेनेलीज जो हैं वो दोबारा से असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं ख़ास वे में, और वो एक सेल बनाती हैं। और सेल क्या है? सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी की इकाई, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपकी लाइफ बेस करती है, आपकी लाइफ डिपेंड करती है, जिससे मिलकर आपकी लाइफ बनी हो, उसको यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर टाइप की ऑर्गेनेली एक ख़ास फंक्शन के लिए बनी होती है, वो एक ही ख़ास काम करती है जो कि उसका स्पेशलाइज्ड है, जिसके लिए वो। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। इसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करना, तो ये सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन ही करती है, ये कोई और काम नहीं करेगी। इसी तरह राइबोसोम भी ऑर्गेनेली है एक, और ये भी सेल के अंदर पाई जाती है। इसका काम है प्रोटीन बनाना, तो ये हमारी बॉडी के सेल्स में जो है वो जस्ट प्रोटीन्स ही बनाती हैं। आपने इनका फंक्शन याद रखना है, ये आपसे जो है वो MCQs में भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, ये राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। हमने अब तक क्या पढ़ा? सेल्स के बारे में, कि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो ग्रुप बनाती हैं, अरेंज होती हैं, और वो उसके बाद जो है वो सेल बनाती हैं। अब सेल्स जो हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज़। यानी एक जैसे सेल्स जो हैं वो एक ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं, एक जैसे सेल्स ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद जो है वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी सब सेल्स, क्योंकि वो सारे एक जैसे सेल्स हैं, वो सब एक जैसे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो एक ही काम करते हैं, तो उसको टिश्यूज़ कहते हैं। Okay, group of similar cells that perform the same function are called tissues.
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में देखें तो वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, वो हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़। इसके अलावा भी और बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरह एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। उसमें नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कार्डियक टिश्यूज़ हैं। हर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर यही टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं, मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब कॉल्ड आर ऑर्गन। यानी टिश्यूज का एक ग्रुप होता है जो कि ख़ास किस्म का एक काम सर अंजाम देता है, उसको ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हमारी बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने। हार्ट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कार्डियक टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, कार्डियक टिश्यू भी हैं, इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ भी मौजूद हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं और मिलने के बाद एक ऑर्गन बनाते हैं, तो ये ऑर्गन जो है वो ख़ास काम करता है। अब हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम सिर्फ ये है कि वो ब्लड को बॉडी में पंप करता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम हार्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप स्टमक की एग्जांपल लें तो स्टमक भी एक ऑर्गन है और ये जस्ट स्पेशलाइज्ड है फॉर डाइजेशन। ये जस्ट डाइजेशन करेगा और कोई काम नहीं करता। ठीक है, आपकी बॉडी में जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है एंड फॉर स्टोरिंग द फूड। और आप जो खाना खाते हैं वो खाना भी स्टमक के अंदर ही स्टोर होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हार्ट जो है वो डाइजेशन करे या स्टमक जो है वो ब्लड पंपिंग करे, तो ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है और वो अपना ही एक काम करता है। हर ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है अपने फंक्शन के लिए। टू टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ये उन्हें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, वो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। दूसरे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। स्टमक में जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद स्टमक में जाके आपकी फूड स्टोर होती है। स्टमक का काम होता है कि वो उस फूड को ग्राइंड करता है, उसको जो है ना बिल्कुल ऐसे ही ग्राइंड करता है जैसे एक जूसर मशीन में आप जूस बनाते हैं और सब कुछ जो है वो आप उसमें मैंगो डाल लें, आइस डाल लें, शुगर डाल लें, तो जब आप उसे निकालते हैं तो वो बिल्कुल एक लिक्विड जूस बना होता है। इसी तरह आपका स्टमक है, वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो फिर नेक्स्ट बॉडी पार्ट में मूव कर जाती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड की ग्राइंडिंग के लिए मस्कुलर टिश्यूज जो है वो स्टमक को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं और फिर फूड जो है वो नीचे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसमें मूव कर जाती है। ठीक है, सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखें दो टाइप के टिश्यूज थे। एपिथेलियल टिश्यू वो अपना काम करते हैं, उनका एक अलग काम है, और मस्कुलर टिश्यूज तो उनका एक अलग काम है। ठीक है, टिश्यू लेवल में हमने यही पढ़ा था ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जस्ट प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज़ में भी जितने भी सेल्स हैं उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग में हेल्प करना फूड की। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक, जो कि कोलेक्टिवली दोनों का फंक्शन मिल के जो है वो एक ऑर्गन यानी स्टमक का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक ख़ास जॉब करते हैं, एक ख़ास काम करते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करता है। अब इस डाइजेशन के प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एक ऑर्गन सिस्टम है। सेकंड स्टमक, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन, फिफ्थ लीवर एंड सिक्स जो है वो पेनक्रियाज। अब देखिए यहाँ पे 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 6 ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक काम करते हैं। ठीक है, वो क्या है, डाइजेशन करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स ग्रुपिंग के फॉर्म में है, 6 ऑर्गन्स। 6 ऑर्गन्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि एक ख़ास काम कर रहे हैं डाइजेशन का, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे रहे हैं।
Okay, all these organ help in the process of digestion. Why organ system is more complex in animal as compared to the plants? ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स है और प्लांट्स में कम कम्प्लेक्स है. क्यों? द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू द एनिमल्स. इसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन. आप देखें एनिमल्स में फंक्शन ज़्यादा हैं, प्लांट्स में इतने फंक्शंस नहीं हैं. ठीक है, एनिमल मूव करता है, प्लांट मूव नहीं करता. ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो आप देखें वो हर टाइम ही खाना खा रहे थे. प्लांट्स को क्या है, प्लांट्स को आप देंगे तो उसने वाटर लेना है. इतना जो है ना ओवर ये ईटिंग वाला प्रोसेस नहीं. और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट्स में नहीं होते और एनिमल्स में होते हैं. तो एनिमल्स में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से एनिमल का जो ऑर्गन सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और प्लांट्स में ऑर्गन जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से उनका ऑर्गन सिस्टम सिंपल होता है. नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल में कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वो इकट्ठे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं और मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. डेफिनेशन देखें इसकी. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल आर ऑर्गेनिज्म. कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक तरतीब के साथ जो है वो इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक जानदार बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ मैन, एक इंसान की एग्जाम्पल लें आप, एक आदमी की, तो उसमें क्या है, इज एंगेज्ड इन कॉन्टीन्यूस हार्ड एक्सरसाइज. एक आदमी है तो वो मुसलसल एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है. नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो, तो सिर्फ उसके हम ये नहीं कह सकते कि जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं. उसके मसल्स काम नहीं कर रहे, उसकी और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो कि उस वक्त वर्क कर रहे होंगे. देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. आप देखें जब आप कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना, कोई हैवी चीज़ उठाते हैं या आप भागते हैं, तो उस दौरान आपके सांस जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप सांस लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया. उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है. दिस इज एक्सीलरेटेड रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर द कॉन्टीन्यूस वर्क. तो क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की आपको ज़रूरत होती है. तो जैसे ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है तो हार्ट का वर्क भी बढ़ जाता है. हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पंप करना पड़ता है. तो इस वजह से जो है वो हार्ट बीट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है जब आप कोई भी हैवी वर्क करते हैं. ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि आप इंसान की एग्जांपल लें तो इंडिविजुअल लेवल में आप अपने ऑर्गन देखें और ऑर्गन सिस्टम देखें. कितने ऑर्गन है एक इंसान के अंदर जो कि इकट्ठे मौजूद हैं और कितने ही ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं. तो अगर आप देखें हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, स्टमक है, आइज़ हैं. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम देखें तो ऑर्गन सिस्टम भी ऐसे ही है. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. तो बहुत सारे सिस्टम और ऑर्गन्स मिलकर जो हैं वो एक जानदार बनाते हैं. नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन किसे कहते हैं? A population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place and the same time. यानी एक ही जैसे जानदार जो एक ही जगह पे मौजूद हो और एक ही टाइम में मौजूद हो, उसको पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशी लिविंग इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन. यानी इसके अलावा इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि कोई भी सिंगल स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो एक ही जगह पे मौजूद हों तो उसको भी पॉपुलेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान में इंसानों की आबादी अगर हम 2010 में देखें तो उसमें कंप्राइजेज जो है वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं. इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ बायोलॉजी क्लास इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलेशन. हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स. हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है. जैसे कि हमारा घर जो है जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है. इसी तरह एक बर्ड है वो नेस्ट बना के रहता था, वो नेस्ट उसका हैबिटेट है. Species is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing the fertile offspring.
स्पीशीज़ जो हैं इसमें भी मुख्तलिफ जानदारों का एक ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जो है वो नई नस्ल को पैदा कर सकते हैं, उसको स्पीशी कहते हैं। कम्युनिटी लेवल, अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage of different population interacting with one another within the same environment। एक सेम इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशंस रहती हैं उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होता है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ एक इंट्रैक्शन होता है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि देखें, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, तो ये मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जब पॉपुलेशन एक सेम हैबिटेट में रह रही होती हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं, कहीं पे सिंपल कम्युनिटी भी होती है और कुछ जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में जो है वो डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे, डिफरेंट एनिमल्स भी होंगे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं, एनिमल्स की भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी, प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी। तो ये जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, वही कि 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड सिंपल कम्युनिटी। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी या अ पाउंड कम्युनिटी। कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइप्स की जो पॉपुलेशन पाई जाती है। दूसरी जो सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं वो होती हैं जहाँ पे सिंगल या फिर आप कह सकते हैं कि 2 से 3 पॉपुलेशन पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, कि एक लकड़ी का एक कटा हुआ लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है, तो वुड लॉग है, उसके साथ जो है वो क्या होगी, 2-3 पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ दीमक हो सकती है, टर्मिट जो है ये, तो ये जो है वो सिंपल कम्युनिटी। और जहाँ पे मुख्तलिफ टाइप ऑफ पॉपुलेशंस एक ही जगह पे रहती हैं तो वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नॉन एज अ बायोस्फीयर, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम क्या है, एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे जानदार अशिया और बेजान अशिया के दरमियान में इंट्रैक्शन होता है, वो माहौल के अंदर रहती हैं, यानी माहौल की जानदार और बेजान अशिया का आपस में इंट्रैक्शन होता है। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, और इसको जो है वो लाइफ पे जोन ऑफ, यानी अर्थ पे जो है वो जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ ही हमारा जो है वो आज का लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।